जय हिंद दोस्तों, मैं ए कुमार आप लोग के सामने फिर उपस्थित हूँ अपने चैनल गुरुकुल जीएस एकेडमी पर। तो आइए आज के क्लास में आप लोग को स्वागत है और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे समसामयिक घटना। आज उन समसामयिक घटनाओं को अध्ययन करेंगे जो महत्वपूर्ण आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए देखते हैं करेंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटना। तो समसामयिक घटनाओं के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों को अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए करेंट अफेयर्स में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज बन करके आ रही है कि राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार को गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों, भारत में शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार तो है, परंतु इससे भी एक कदम बढ़कर के राजस्थान सरकार स्वास्थ्य को अधिकार देने की गारंटी कर रही है। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 आ चुके हैं, उनको अध्ययन करेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है और भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, उन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद भूजल एक मूल्यवान है किंतु हरासमान संसाधन रिपोर्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं इसरो के द्वारा सबसे भारी रॉकेट लॉन्च किया गया है, LVM-3 लॉन्च किया गया है। इन चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद एक रिपोर्ट आ रही है, राज्य व्यवस्था से भारतीय संविधान का 7वीं अनुसूची का मूल्यांकन किया जा रहा है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में किस विषय का वर्णन है। उसके बाद फिर हम लोग अध्ययन करेंगे झारखंड राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में 75% अस्थायी कोटा, यानी निजी क्षेत्र में भी झारखंड सरकार 75% अस्थायी आरक्षण दे चुके हैं। इन सारी चीज़ों को अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिनलैंड बना नाटो का नवीनतम 31वां सदस्य। फिनलैंड नाटो का सदस्य बन चुका है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद इरडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी की दर्जा प्राप्त हुई है, इनको अध्ययन करेंगे। उसके बाद CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट 2022, इनको अध्ययन करेंगे। और अंत में हम लोग अध्ययन करेंगे रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है, इनके बारे में हम लोग आज के वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत तक जुड़े रहें और इन समसामयिक घटनाओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करें, जिससे कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। तो आइए देखते हैं पहला स्वास्थ्य अधिकार को गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। दोस्तों, संविधान के थ्रू RTI का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, खाद्य सुरक्षा का अधिकार मिला, परंतु स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार अभी नहीं मिला। इससे पहले अपना देश में नियम लाने से पहले राजस्थान की सरकार जो है एक कदम आगे निकल चुके हैं। तो देखा जाए हाल ही में राजस्थान सरकार राइट टू हेल्थ RTH बिल पारित किए हैं, और यह जो बिल पारित किए हैं तो देश में एक कदम आगे की राह अपनाई है, जो बेहद सराहनीय है। इस तरह से होनी चाहिए। मनुष्य को आवश्यकता अनुसार उनके मूलभूत चीज़ों को अधिकार मिलना चाहिए, संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे में स्वास्थ्य भी एक मूलभूत चीज़ें हैं जो मनुष्य को बहुत ज़रूरी है, और इसे मौलिक अधिकार प्रदान करना बहुत अच्छी बात है, जो राजस्थान की सरकार ने एक कदम आगे रखे हैं। इस विधेयक में देखा जाए तो यह विधेयक राज्य के प्रत्येक नागरिक को चाहे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हो या चाहे निजी स्वास्थ्य केंद्र हो, प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन स्थिति में मुफ्त में सेवाएं उठाने का अधिकार देती है। ऐसे स्थिति में सरकार जो है निजी स्वास्थ्य केंद्र को भी पैसा पेमेंट करेंगे और सरकारी संस्था को भी पैसा पेमेंट करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी वैसी संस्था जो मनुष्य को लाभ पहुंचाए, मनुष्य को स्वास्थ्य सुविधाओं प्रदान करे, उसको फ्री में
मुफ्त में सेवा उठाने का अधिकार देती है। परंतु वहाँ पर कुछ अभी घटना चल रही है कि जो निजी डॉक्टर लोग हैं वो इस पर विरोध जता रहे हैं कि क्या सेवाएं प्रदान करने के बाद सरकार उसको कितना दिन में पेमेंट करेंगे और कितना इलाज होंगे, कितना इसका सिस्टम कितना रखा जाएगा। इन सारी चीज़ों को चलते अभी दोनों में थोड़ा बर्ताव चल रही है, लेकिन ऐसी सुविधा होनी चाहिए। तो इस तरह से निजी स्वास्थ्य केंद्र है या फिर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य केंद्र है, तो राजस्थान सरकार प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में सेवाएं प्रदान करने का अधिकार दे रही है। तो इस प्रकार राजस्थान आरटीएच बिल पारित करने वाला राज्य का देश का पहला राज्य बन गया, देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 देखते हैं तो भारत के लिए ये अच्छा संकेत तो नहीं कहा जा सकता है, परंतु मुझे जहाँ तक अनुभव लगता है, इन सारी चीज़ों को देख करके मुझे जहाँ तक अनुभव लगता है कि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में छेड़छाड़ किए गए होंगे या फिर यह ज़्यादा प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। कैसे, उनको देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सतत विकास समाधान SDSN नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किए हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किए हैं। इस रिपोर्ट की खासियत क्या है? तो सबसे पहले ये रिपोर्ट जो है ये रूपेट किन आधारों पर दिया जाता है? तो सबसे पहले क्रय शक्ति को समानता के अधिकार आधार पर दिया जाता है, उसके बाद सामाजिक सहयोग, उसके बाद जीवन प्रत्याशा, उसके बाद विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उसके बाद उदारता काइंडनेस उदारता, उसके बाद भ्रष्टाचार। इन सारी चीज़ों पर यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। और इसमें जब रैंक देखा जाए तो सबसे पहले फर्स्ट रैंक पर जो है, पहला रैंक पर जो है फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। पहला स्थान पर फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड है। जब भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत की स्थिति 146 देशों में 126वां स्थान मिला है। भारत की स्थिति को अगर देखा जाए तो 146 देशों में 126वां स्थान प्राप्त होता है, जबकि भारत एक शांति प्रिय देश है। भारत में अभी किसी प्रकार के ना तो युद्ध चल रही है, ना तो कोई और ऐसी आंतरिक कला चल रही है, परंतु फिर भी भारत को 126वां स्थान मिले हैं। जबकि साल भर से, पिछले एक साल से यूक्रेन जो है युद्ध के चलते परेशान है, और फिर भी उनको जो मिला है, उनको स्थान देखेंगे तो 52वां स्थान देख सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में यह तो उतना प्रासंगिक नहीं लग रहा है, लेकिन विश्व की इतनी बड़ी संस्था इस रिपोर्ट को तैयार करती है तो कहीं ना कहीं इस पर सोचने वाली बात आ जाते हैं। यूक्रेन पिछले एक साल से युद्ध में परेशान है, वहाँ अशांति हुआ है, फिर भी यूक्रेन को 92वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि हमारा देश भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि इससे पहले भारत 2022 में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ था, जबकि भारत के और पड़ोसी देशों की हाल देखें तो सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़ करके भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनका सबका इंडिया से, भारत से अच्छा खासा प्रदर्शन है। अगर देखा जाए श्रीलंका को, तो श्रीलंका जो अभी आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे उसका स्थान 112 मिले हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, जबकि भारत के स्थान 126 मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये संतुष्टिजनक नहीं है। अगर पाकिस्तान को देखें तो 104वां रैंक मिले हैं, वहीं पर चाइना को देखें 64वां स्थान मिले हैं, जबकि बांग्लादेश को 113वां स्थान प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से भारत को 146 देशों में टोटल 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस तरह से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 ये कह रही है कि भारत जो है पिछले साल के मुताबिक 10 अंक जो है ऊपर आए हैं, लेकिन ये तो उतना प्रासंगिक नहीं लग रहा है जिस तरह से होना चाहिए था। हम अगले खबर पर आते हैं। अगला खबर देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? जिस प्रकार दूरबीन, सीधा सीधा कहा जाए तो टेलीस्कोप के मतलब दूरबीन, टेलीस्कोप के मतलब दूरबीन। तो एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप जो है वो लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? देखा जाए हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किए हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीस्कोप दुनिया के सबसे बड़ा टेलीस्कोप, जिसकी लंबाई 4 मीटर है। यह टेलीस्कोप की लंबाई कितना है?
4 मीटर है। 4 मीटर की टेलीस्कोप लगाई गई है। इस टेलीस्कोप की मदद से आकाशीय पिंडों को यानी आकाश में जो पिंड है उसे देखने में प्रयोग करेंगे। तो देखा जाए तो भारत के उत्तराखंड में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में विश्व के सबसे बड़ा टेलीस्कोप लगाया गया है। यह टेलीस्कोप को आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन साइंसेज के एडवांस्ड मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल्स द्वारा बेल्जियम में विकसित किया गया था। यह भारत में विकसित नहीं किया गया था, यह बेल्जियम में विकसित किया गया था। और इसको या जो है इसकी लंबाई जो है वो 4 मीटर है। इस दर्पण की सहायता से अर्थात इस टेलीस्कोप की मदद से क्षुद्र ग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष, मालवे और अन्य सभी खगोलीय पिंडों को देखा जाएगा। आकाश में जो खगोलीय पिंडे हैं उसे देखा जाएगा इस टेलीस्कोप की मदद से। तो यह टेलीस्कोप भारत के उत्तराखंड राज्य में लगाया गया है, जो विश्व की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है और इसकी लंबाई 4 मीटर है। और इसे कहाँ विकसित किए गए हैं? तो ये बेल्जियम में विकसित किए गए हैं। बेल्जियम में जो विकसित किए गए हैं एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल्स के द्वारा विकसित किए गए हैं। हम नेक्स्ट खबर पर आते हैं। इसरो द्वारा सबसे भारी रॉकेट LV-M3 लॉन्च किया गया है। हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय से सबसे भारी रॉकेट OneWeb India 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए, इसकी लंबाई 43.5 मीटर है। इसरो का ये रॉकेट ब्रिटेन की कंपनी OneWeb ग्रुप के 36 उपग्रहों को लेकर रवाना हुए हैं और इन 36 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा जाएगा, पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ा जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट खबर बन जाती है टेक्नोलॉजी से कि इसरो के द्वारा सबसे भारी रॉकेट जो है वो छोड़ा गया है LV-M3। अगले न्यूज पर आते हैं तो देखा जाए कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मूल्यांकन किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात किया जाए तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य की शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन 3 रूपों में किया गया है। अगर 7वीं अनुसूची में देखा जाए तो संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची है। जबकि संवर्ती सूची में राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। तो ये रिपोर्ट कहती है कि राज्य सरकार अपना कानून बनाए और केंद्र सरकार भी अपना कानून बनाए, परंतु जब संवर्ती सूची में कोई कानून बनाने की बात चले, संवर्ती सूची में कोई कानून बनाने की बात चले तो कानून बनाने से पहले राज्य को और केंद्र को दोनों को संज्ञान में लेना चाहिए। यह एक सुझाव के रूप में दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची का मूल्यांकन करते हुए भारत सरकार को एक पत्र लिखे हैं और वो पत्र के अनुसार क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि संवर्ती सूची के संबंध में कानून बनाने से पूर्व केंद्र राज्यों का संज्ञान लिया जाना चाहिए। केंद्र राज्यों को संज्ञान लेना चाहिए, अर्थात सभी राज्यों को एक साथ बुला करके बैठा करके उनसे बातचीत कर करके सुविधा अनुसार कोई कानून बनानी चाहिए। इस कानून बनाने के लिए इस कानून हेतु अंतर्राज्यीय परिषद का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, भारत में जिस प्रकार से विश्व में सभी देशों के लिए कोई मंच होते हैं, जिस प्रकार से G20 है और कई ऐसे संस्था है, उसी प्रकार से देश के अंदर एक अंतर्राज्यीय परिषद है। उस परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री या तो और सब मंत्री बैठते हैं और कोई कानून बनाते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राज्यीय परिषद का उपयोग करके कानून बनाने से पहले राज्यों को संज्ञान में लेना चाहिए। ये पत्र के माध्यम से भारत सरकार को एक सलाह देनी चाह रही है। इस तरह से 7वीं अनुसूची में क्या किया जा रहा है? मूल्यांकन किया जा रहा है। हम अगले न्यूज पर आते हैं। अगला न्यूज झारखंड से निकल के आ रहे हैं कि झारखंड सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय कोटा कर दिया है, यानी निजी क्षेत्र में भी 75% जो है वो स्थानीय लोग को ही जॉब दिया जाएंगे, 75% स्थानीय लोग ही रहेंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं कि झारखंड सरकार ने एक योजना लाई है, झार नियोजन लॉन्च किया है। झार नियोजन के अंतर्गत क्या है कि जो नौकरी में 40,000 रुपया प्रति माह से कम इनकम है, 40,000 रुपया से कम उसका सैलरी है, उसमें 75%
स्थानीय रिजर्वेशन है, 75% लोग वहीं के रहेंगे। उसके बाद कोई अदर स्टेट के लोग काम कर सकते हैं, यानी 100 में 75 व्यक्ति वहीं के काम करेंगे, जबकि 25 व्यक्ति कोई और लोग काम करेंगे। अगले न्यूज की बात करते हैं तो फिनलैंड जो है नाटो का नया सदस्य बन चुके हैं। दोस्तों, यूक्रेन नाटो का सदस्य ही बना था, कहीं ना कहीं फिनलैंड भी रूस से सीमा साझा करती है और फिनलैंड भी नाटो की ओर चल चुके हैं। तो फिनलैंड नाटो का नया सदस्य बन चुका है। इस तरह से देखा जाए तो नाटो में कुल सदस्यों की संख्या जो हो गया वो 31 हो गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये देखने वाली बात रह गया कि क्या रूस भी फिनलैंड के साथ कोई युद्ध जैसी गतिविधियां अपनाएगी या फिर कोई और गतिविधियां उत्पन्न होगी, ये देखने की बात चल रहा है। उसके बाद इरिडा की बात किया जाए, इरिडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हो चुकी है। हाल ही में इरिडा सबसे पहले इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इरिडा जो है रिन्यूएबल एनर्जी की काम करती है, उसके बाद फाइनेंस की काम भी करती है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अर्थात इरिडा को इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी IFC की दर्जा दे चुकी है। इरिडा की स्थापना 1987 में हुआ था। भारतीय कंपनी जो है अक्षय ऊर्जा कंपनी 1956 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजना का विकास करना एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस तरह से इरिडा के जो काम है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजना का विकास करना है, यानी ऊर्जा के क्षेत्र में इनको काम करनी है। उसके बाद उसके साथ साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। उसके बाद अगले न्यूज पर चलते हैं। CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट 2022। पृथ्वी पर विशेष करके विकसित कंट्री और विकासशील कंट्री द्वारा सबसे ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन हो रही है। और उस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो 2022 की रिपोर्ट की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट अभी तक भी नहीं बता रहा है कि CO2 की मात्रा में जो है कमी आ रही है, बल्कि धीरे धीरे वृद्धि ही हो रही है। अगर इस रिपोर्ट की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। IEA अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की खासियत अगर देखा जाए तो 2022 में वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन में 0.9% की वृद्धि हुई है, यानी आज भी CO2 की वृद्धि हो रही है। और CO2 की सब खास करके ज़्यादा वृद्धि जो हो रहा है वो जो होती है वो जैव ईंधन के द्वारा ही इसका वृद्धि अत्यधिक होता है। जैसे कोयला पेट्रोलियम से चलने वाले उद्योग या तो कारखाना, उनसे ज़्यादा इनकी वृद्धि हो रही है, CO2 की वृद्धि हो रही है। यह उत्सर्जन 36.8 गीगाटन से अधिक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। इस तरह से CO2 की मात्रा अभी भी वृद्धि ही हो रही है। अगले खबर की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं रेडिएशन पर बार्क की अखिल भारतीय सर्वेक्षण आया है। इस सर्वेक्षण क्या कहते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने रेडिएशन पर एक अखिल भारतीय अध्ययन किया है। और इस अध्ययन के थ्रू उन्होंने क्या बताया है कि जो दक्षिणी राज्य है उस क्षेत्र में रेडिएशन का उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में हो रही है। अगर देखा जाए तो खासकर रेडिएशन पर जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में जनरल इन्वायरमेंटल रेडियोएक्टिविटी नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इस प्रकाशन में क्या कहा गया है कि दक्षिण भारत की चट्टानों में तुलनात्मक रूप से अधिक रेडिएशन होता है। खास करके केरल में भारत राज्यों में सबसे ज़्यादा केरल के सभी जिलों में गामा रेडिएशन में वृद्धि हो रही है। दक्षिण भारत के केरल राज्य में गामा किरणों के रेडिएशन अत्यधिक मात्रा में हो रही है। और यह रिपोर्ट जो आई है जनरल इन्वायरमेंटल रेडियोएक्टिविटी नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसमें देखा गया है तो केरल राज्य में गामा किरणों की रेडिएशन जो है वो वृद्धि हो रही है।
विशेष करके केरल के कोलम जिला में मोनाजाइट रेत के कारण रेडिएशन का स्तर अत्यधिक है। मोनाजाइट रेत के कारण रेडिएशन की मात्रा अत्यधिक है, क्योंकि मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। थोरियम से गामा किरणों की रेडिएशन होता है। रेडियो एक्टिविटी एक नई चैप्टर पढ़ने का है, उसमें वे पदार्थ जो स्वतः रेडियो एक्टिविटी वे पदार्थ जो स्वतः रेडिएशन उत्पन्न करती है, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण को उत्सर्जित करती है, उसे रेडियो एक्टिविटी पदार्थ कहते हैं, जिसमें से थोरियम जो है रेडियो एक्टिविटी पदार्थ है। मोनाजाइट रेत में थोरियम पाई जाती है, और जब थोरियम पाई जाती है तो रेडियो एक्टिविटी उत्पन्न करती है। इस तरह से देखा जाए तो केरल राज्य के कोलम जिले में मोनाजाइट रेत अत्यधिक होने के कारण रेडिएशन का स्तर अधिक है, क्योंकि मोनाजाइट रेत में थोरियम पाई जाती है। दक्षिणी भारत में ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों के अधिक होने के कारण यूरेनियम का भंडार है। यूरेनियम से भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इससे भी रेडिएशन निकलती है। यूरेनियम भंडार से उच्च स्तरीय रेडिएशन उत्सर्जित हो रही है। यूरेनियम से उच्च स्तरीय रेडिएशन का उत्सर्जन हो रहा है। इस प्रकार से भारत में सबसे ज़्यादा करके केरल में रेडिएशन की मात्रा अत्यधिक है। नए खबर की ओर चलते हैं। भूजल इस तरह से देखा जा रहा है कि हर एक क्षेत्र में जल की समस्या अत्यधिक आ रहा है। उसी संदर्भ में भूजल एक मूल्यवान किंतु ह्रासमान संसाधन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया गया कि भारत विश्व का शीर्ष भूजल निष्कासन वाला देश है। यानी दुनिया में जितना सारा देश है उसमें से सबसे अधिक भारत जो है वो भूजल को निष्कासित करती है। भारत के बारे में अगर देखा जाए तो पूरा विश्व का 25% केवल भारत ही भूजल निष्कासित करती है। पूरा विश्व के 25% अकेले भारत जो है वो भूजल निष्कासित करती है। और भारत जो है सिंचाई के लिए भूजल को 67% निष्कासित करती है, जबकि पेयजल के लिए 80% निर्भर करती है भूजल पर। तो इस तरह से भूजल की समस्या को देख सकते हैं। हम लोग से जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और हम लोग से जुड़े रहें, ताकि हम ऐसी खबर आप लोग के सामने लाते रहेंगे।